हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने एपीआई और जेसन सर्वर को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि एपीआई क्या होती है, जेसन सर्वर क्या होता है, किस तरह से हम जेसन सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से हम जेसन सर्वर का यूज़ करते हुए एक एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब देखो, पिछली वीडियो में हमने एपीआई तो क्रिएट कर ली थी जेसन सर्वर का यूज़ करते हुए, लेकिन इसको हम अपनी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन से कैसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं, कैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इन सारे मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज से डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गेट एपीआई मेथड के बारे में कि आप किस तरह से गेट एपीआई मेथड का यूज़ करते हुए एपीआई से डेटा को फैच करके अपनी मोबाइल ऐप में डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं, उनमें सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा दूंगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, और मैंने जो एपीआई बनाई थी वो बनाई थी इस जेसन सर्वर वाले फोल्डर के अंदर, यूजर्स के नाम से एक एपीआई बनाई थी। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, अपनी एपीआई को मुझे रन करना है, तो मैं जाऊंगा सीधा टर्मिनल में और यहाँ पे आके लिखूंगा npx जेसन डैश सर्वर, और उसके बाद मैं अपनी फाइल का नाम बता दूंगा। मेरी फाइल का नाम था users.json। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक लिंक आ जाएगा। इस पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा, तो देखो ये मेरी एपीआई आपको यहाँ पे वर्क होते हुए दिख रही है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सारी चीज़ों को ना यार यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ और आ जाऊंगा अपने वीएस कोड में। ठीक है, यहाँ पर आकर क्या करूंगा, कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पे आके एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा, किस नाम से, get_api.jsx के नाम से। आप किसी भी नाम से फाइल बना सकते हो, किसी भी नाम से कंपोनेंट बना सकते हो। मैं यहाँ पे आके सिंपल लिख दूंगा RNFE, जिससे क्या होगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इसको डिसेबल कर दूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करके अपने इस कंपोनेंट को app.jsx के अंदर कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा get_api और कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, तो देखो get_api यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पे आके हम सिंपल क्या कर देते हैं, यहाँ पे आके लिख देते हैं गेट एपीआई मेथड, इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। और इसकी थोड़ी सी यार यहाँ पे स्टाइलिंग कर लेते हैं, ज्यादा स्टाइलिंग पे भी फोकस नहीं करेंगे, स्टाइलिंग हम आने वाली वीडियोस में काम कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा जरा इंक्रीज कर देंगे, 24 कर देंगे, और इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मार्जिन बॉटम दे दूंगा। ठीक है, तो मार्जिन बॉटम से मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा 10 दे दूंगा। और इसके साथ साथ ये जो वार्निंग आ रही है यार, इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब काम क्या करना है, मुझे अपनी एपीआई से डेटा को फैच करना है। कहाँ है एपीआई, ये रही एपीआई। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके आप देख सकते हो ये रही मेरी एपीआई का यूआरएल। मुझे यहाँ से क्या करना है, डेटा को फैच करना है और अपनी मोबाइल ऐप में डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके जब भी आपने एपीआई से डेटा को फैच करना होगा तो एक पहली चीज तो ये कि कौन सा एचटीटीपी मेथड यूज होगा, गेट मेथड यूज होगा। ठीक है, गेट का मतलब ये क्या होता है कि आपने एपीआई से डेटा को गेट करना है, फैच करना है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि भाई जब भी एपीआई से डेटा को गेट करना होगा तो कौन सा एचटीटीपी मेथड यूज होगा, गेट मेथड यूज होगा। दूसरी चीज ये कि जब भी आप एपीआई से डेटा को फैच करोगे, हमेशा आपने क्या करना है, यूज इफेक्ट हुक के अंदर इसको कॉल करवाना है। तो यूज इफेक्ट हुक का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज इफेक्ट हुक लिख दिया। रीजन क्या है यूज इफेक्ट हुक के अंदर कॉल करवाने का, क्योंकि आपको पता है कि आपके कंपोनेंट के माउंट होने से पहले आपका लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है, और आपके जितने लाइफ साइकिल मेथड होते हैं वो किस में होते हैं, यूज इफेक्ट हुक के अंदर होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी एपीआई को पहले ही लोड करवा लेना है अपने यूआई के रेंडर होने से पहले, ताकि जब आप अपने डेटा को अपनी यूआई पे डिस्प्ले करवा रहे हो तो आपके यूआई के रेंडर होने से पहले आपकी एपीआई से डेटा फैच होके आ चुका हो। ठीक है, ताकि कोई एरर्स वगैरह आपके पास ना आए। तो आप हमेशा जब भी आपने एपीआई से डेटा को फैच करना होगा तो आप हमेशा कहाँ करवाते हो, यूज इफेक्ट हुक के अंदर करवाते हो। अब आपको पता है कि यार यूज इफेक्ट हुक के अंदर तो सारे लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। अगर कोई स्टेट अपडेट होगी, प्रॉप अपडेट होगी, तो ये दोबारा से कॉल हो जाएगा। तो मुझे तो इस चीज को रोकना है। मैं चाहता हूं कि जब मेरा कंपोनेंट माउंट हो सिर्फ तभी यूज इफेक्ट हुक कॉल हो, अदरवाइज यूज इफेक्ट हुक कॉल ना हो। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आपने कुछ इस तरीके का सिनेरियो करना होता है तो आप क्या करते हो, कॉमा लगाते हो, यहाँ पे एरे डिपेंडेंसी ब्लैंक पास करवा देते हो। इससे क्या होगा, जब मेरा कंपोनेंट माउंट हो रहा होगा सिर्फ तभी यूज इफेक्ट हुक कॉल होगा और आपकी एपीआई से डेटा फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी काम होता रहे, ये हमारा यूज इफेक्ट हुक दोबारा से कॉल नहीं होगा। इससे हमने अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज कर ली है। अब एपीआई से जब भी डेटा को फैच करना होगा तो उसके लिए आपके पास दो तरीके होते हैं।
एक तो होता है फैच मेथड, जिसको हम ओल्ड मेथड कह सकते हैं कि भाई पहले इसमें काम होता था, अब जो ज़्यादातर काम होता है वो होता है एक्सियोस का यूज़ करते हुए। एक्सियोस एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, आपको पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन पहले मैं आपको फैच एपीआई का यूज़ करते हुए बताऊंगा। फैच एपीआई का कॉन्सेप्ट आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, ये जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है कि इसका यूज़ करते हुए आप एपीआई हैंडलिंग कर सकते हो। अब ये नाम फैच है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ गेट एपीआई मेथड पे ही काम करेगा। आप इसका यूज़ करते हुए पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट किसी भी एपीआई मेथड पे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसका नाम फैच है तो ये सिर्फ फैच ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये फैच एपीआई मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का, इसका यूज़ करते हुए आप जो भी एचटीटीपी मेथड पे एपीआई हैंडलिंग करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इसका पहले सिंटेक्स देख लेते हैं, फिर फैच में और एक्सियोस में क्या डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर इसी वीडियो में हो जाएगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा फैच। इसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी एपीआई का यूआरएल पास करवाते हो। तो मेरी एपीआई का यूआरएल कहाँ है, ये रहा। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। ये जो फैच एपीआई मेथड होता है ये क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो जब भी आपको कोई प्रॉमिस रिटर्न होता है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हो, डॉट देन का मेथड। डॉट देन क्या करता है, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर आप किसी भी नाम से कोई पैरामीटर बना सकते हो। मैंने रिस्पॉन्स के नाम से बना लिया, जरूरी नहीं है कि आप भी रिस्पॉन्स के नाम से बनाओ, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लिया। यहाँ पर आकर आपने क्या करना होता है, ये जो रिस्पॉन्स में आपको डेटा मिलता है ना, अब रिस्पॉन्स में मिलेगा क्या, ये वाला डेटा मिलेगा। लेकिन ये डेटा अभी किस फॉर्म में है, जेसन की फॉर्मेट में है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अगर अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है तो सबसे पहले तो मुझे इसको जेसन से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आपने अपने जेसन के डेटा को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लिखोगे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, ये जेसन वाला डेटा है, मुझे इसको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा डॉट जेसन। इससे क्या होगा कि मेरा जो जेसन वाला डेटा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो प्रॉमिस रिटर्न होगा तो इसको मुझे रिजॉल्व करवाना पड़ेगा। तो रिजॉल्व के लिए दोबारा से क्या लगेगा, डॉट देन लगेगा। इसके अंदर आके भी आप क्या करते हो, वही एक कॉलबैक फंक्शन बनाओगे। यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, एक पैरामीटर ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पैरामीटर ले लिया रिजल्ट के नाम से, आप किसी भी नाम से ले सकते हो, मैंने रिजल्ट के नाम से ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं सेमीकोलन्स वगैरह सारे लगा लेता हूँ। तो इसको हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, वो डेटा जो यहाँ पे जेसन में था इसको हमने किस में कन्वर्ट करवाया था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। यानी कि रिजल्ट के अंदर जो डेटा आ रहा होगा वो एपीआई वाला ही डेटा होगा, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। यहाँ पे आके क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा और मैं देखूंगा कि भाई रिजल्ट के अंदर मेरा डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग करवा दो किसको, रिजल्ट को। जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे दे देगा एक एरर। ठीक है, ये एरर किस चीज का दे रहा है, ये बोल रहे नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल्ड। यानी कि आपकी जो एपीआई है जो आप कहाँ पे यूज कर रहे हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में यूज कर रहे हो, ये एपीआई से डेटा फैच करके नहीं ला पा रहा है। यहाँ पे आपके पास एरर आ रहा है, नेटवर्क एरर आ रहा है। ठीक है, अब ये इशू क्या है, ये इशू ये है कि आप जो डेटा फाइंड करना चाह रहे हो, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल होस्ट। अब ये जो इम्यूलेटर है ना, ये लोकल होस्ट का मतलब क्या समझेगा कि इस इम्यूलेटर के अंदर कोई यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यूआरएल होगा, वहां से मुझे डेटा फैच करके लेकर आना है। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पे लोकल होस्ट का मतलब क्या है, आपके सिस्टम का लोकल होस्ट। तो जब भी आपके पास कुछ इस तरीके का एरर आता है नेटवर्क रिक्वेस्ट का, तो आपने यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह क्या लिखना होता है, 10.0.2.2। ठीक है, आपने ये चीज यहाँ पे लिखनी होती है। इस आईपी से क्या होता है, आपका ये जो इम्यूलेटर है वो समझ जाता है कि भाई यहाँ के लोकल होस्ट की बात नहीं हो रही, बल्कि जहां पे आपका डेवलपमेंट की जा रही है जिस सिस्टम में, उसके लोकल होस्ट की बात हो रही है। तो अब अगर क्या करूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो मेरा जो डेटा था वो मुझे यहाँ पे कंसोल में मिल चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फैच एपीआई का यूज करते हुए एपीआई से डेटा को फैच करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। अब ये तो हो गया थोड़ा लंबा काम यार, हमें बार बार ये डॉट देन लगाना पड़ रहा है, जेसन में भी खुद कन्वर्ट करना पड़ रहा है। और यहाँ पर बात तो सिर्फ थी गेट एपीआई मेथड की। जब आपने पोस्ट या पुट में काम करना होता है तो आपको यहाँ पे और ज्यादा काम करना पड़ता है। आपको यहाँ पे फैच एपीआई के अंदर आके यहाँ पे दूसरा पैरामीटर पास करवाना होता है, कंटेंट की टाइप बतानी होती है, बॉडी पैरामीटर होता है, काफ़ी सारा काम आपको यहाँ पे करना पड़ता है। फिर अगर हम एरर हैंडलिंग की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें तो ये आपके पास ओल्ड मेथड था, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती हैं। इसी वजह से अब जितने भी हम प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, जितने भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, वहाँ पे जब भी हमें एपीआई हैंडलिंग करनी होती है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का, जिसका नाम है एक्सियोस। एक्सियोस में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बिल्ट इन होती हैं, ऑटोमेटिकली कर दी जाती हैं। जैसे यहाँ पे गेट एपीआई अभी हम पढ़ रहे हैं, जब हम आगे आगे दूसरे एपीआई मेथड्स पढ़ेंगे तब भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा
बता दूंगा। अभी गेट एपीआई में डिफरेंस क्या आएगा दोनों में कि यहाँ पर आपको अपने डेटा को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में खुद यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ा था, लेकिन अगर आप एक्सियोस यूज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, जेसन से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में अपने आपके डेटा को खुद ही कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको उसमें कम काम करना पड़ता है, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी एक्सियोस में मिल जाते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक्सियोस का यूज करते हैं। वो मॉडर्न तरीका है, हम जितने भी प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे वो एक्सियोस का ही यूज करते हुए करेंगे। ये मेथड आपका पुराना हो चुका है, बट स्टिल इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। अब हमने क्या करना है, एक्सियोस का यूज करना है। तो एक्सियोस का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा npm i यानी कि npm इंस्टॉल, और मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा एक्सियोस कि भाई एक्सियोस को क्या करो, जल्दी से इंस्टॉल कर लो। जैसे ही एक्सियोस इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आके स्टेट बना लूंगा। स्टेट क्यों बनाऊंगा, क्योंकि यार अब मैं सिर्फ कंसोल में डेटा नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं अपनी एप्लीकेशन के यूआई पे भी क्या करना चाहता हूँ, डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो भी मेरा एपीआई से डेटा फैच होकर आएगा उसको क्या करना है, एक स्टेट में स्टोर करवा देना, और फिर मैं उसको क्या करूंगा, अपने यूआई पे शो करवा दूंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, कौन का कीवर्ड लिखूंगा, वही एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके लिख दूंगा माई डेटा के नाम से क्या करो, एक स्टेट बना लो, और यहाँ पे आके हम कर देंगे सेट माई डेटा कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आके हम यूज करेंगे यूज स्टेट हुक का, और मैं बोलूंगा कि भाई ये जो माई डेटा है ना, इसको अभी के लिए क्या बना दो, ब्लैंक एरे बना दो, यानी कि अभी इस माई डेटा वाले एरे के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ब्लैंक एरे यहाँ पे बनाना लाजमी है, वरना स्टिल आपको क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, एक्सियोस का यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा एक्सियोस, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो एक्सियोस वाले पैकेज से इंपोर्ट हो चुका है। अब एक्सियोस पूछता है कि भाई कौन सा एचटीटीपी मेथड यूज करना है। मैं बोलूंगा कि भाई एपीआई से डेटा को फैच करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, गेट एपीआई मेथड का यहाँ पे यूज करूंगा। इसके अंदर भी आप क्या करते हो, अपनी एपीआई का यूआरएल पास करवाओगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस यूआरएल को कॉपी करूंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा। ये क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा डॉट देन का, इसके अंदर एक पैरामीटर पास करवा दूंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे पास करवा दिया रिजल्ट के नाम से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। अब पहले क्या करना पड़ रहा था फैच एपीआई में, कि यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिल रहा था उसको आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में जेसन मेथड का यूज करते हुए कन्वर्ट करवाना पड़ रहा था। लेकिन एक्सियोस क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करके एक डेटा के नाम से एक एरे बना देता है, और उसमें वो ऑलरेडी क्या करवा देता है, स्टोर करवा देता है। ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा किसको, रिजल्ट को, तो आप यहाँ पे देखना कि मेरा जो डेटा होगा वो खुद ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। पहले क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक एरर मिल जाएगा। वही एरर मिलेगा, किस चीज का एरर, कि भाई आपका नेटवर्क एरर है। ये लोकल होस्ट वो क्या समझ रहा है, एमुलेटर अपना लोकल होस्ट समझ रहा है, तो इसके लिए वही काम करना पड़ेगा 10.0.2.2 ये वाला आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा। जैसे ही क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, तो देखो अब मेरा यहाँ पे एपीआई से डेटा फैच होके आ चुका है। अब देखो इसके अंदर कितनी सारी चीज़ आ रही है, देख रहे हो कितनी सारी यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं। मैं इसको थोड़ा सा ना यार यहाँ पे इसको इस तरीके से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखो कितनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब आप देखना यहाँ पे मेरे पास डेटा के नाम से, ये देख रहे हो यहाँ पे डेटा के नाम से मेरे पास एक एरे है, और इस एरे के अंदर ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जब भी आप एक्सियोस का यूज करते हुए क्या करते हो, अपने डेटा को गेट करते हो, तो आपने हमेशा यहाँ पे रिजल्ट के या जो भी आपने पैरामीटर यहाँ पे यूज करो उसके बाद आके आप यहाँ पे लगा दो डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी एक्सियोस आपके एपीआई से डेटा को फैच करता है तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो उस जेसन वाले डेटा को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके डेटा के नाम से एक क्या बनाता है, एरे बनाता है, और उसके अंदर आपका डेटा सारा स्टोर करवा देता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रिजल्ट डॉट डेटा लिखूंगा ना, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको जरा ऊपर कर लेते हैं, कंट्रोल एस से जैसे ही सेव करूंगा, तो देखो अब डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपका डेटा मिल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। लेकिन स्टिल आपको मैं आने वाली वीडियोस में काफी सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा कि ये टाइम आउट वगैरह क्या होता है, स्टेटस वगैरह क्या होता है, ये स्टेटस कोड क्या होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये तो देख लिया कि भाई किस तरीके से हम एपीआई का डेटा फैच कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है यार, अपने यूआई पे शो करवाना है, कंसोल में नहीं करवाना। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे कमेंट करूंगा, यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा सेट माई डेटा वाला फंक्शन, जो क्या करेगा, माई डेटा वाली स्टेट के अंदर डेटा को स्टोर करवाएगा। कैसे स्टोर करवाएगा, यही रिजल्ट डॉट डेटा मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी करूंगा कि भाई ये जो डेटा वाला एरे था जिसके अंदर ये सारा एपीआई का डेटा था, इसको क्या करो, किस एरे के अंदर स्टोर करवा दो, माई डेटा वाले एरे के अंदर स्टोर करवा दो। तो अब माई डेटा वाले एरे के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हैं।
अब मैंने क्या करना है, मैंने माई डेटा का यूज़ करते हुए अपनी यूआई पे इसको यहाँ पे शो करवाना है। तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि आप यहाँ पर आओ, कर्ली ब्रेसेस लगाओ JSX की, यहाँ पे आके मैं यूज़ करूँगा माई डेटा। अब माई डेटा क्या है, एक एरे है, और एरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे आइट्रेट करना पड़ेगा। तो आइट्रेट करने के लिए आपको पता है कि JSX के अंदर फॉर लूप वगैरह सपोर्टेड नहीं होता। यहाँ पे क्या सपोर्टेड होता है, मैप फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैप फंक्शन का यूज़ करूँगा। मैप फंक्शन हमेशा क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है आपसे, उस पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख दो। मैंने यहाँ पे आइटम रख दिया। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज़ करूँगा, और इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर आके मैं बोल दूंगा कि भाई आइटम के अंदर आपको क्या मिलेंगे, पूरे पूरे डेटा मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैप फंक्शन किस तरीके से आइटरेट करेगा, आइटम के अंदर पहले ये एक आइटम आएगा, फिर दूसरा आइटम आएगा, फिर तीसरा आइटम आएगा, फिर चौथा आइटम आएगा। अब इस आइटम के अंदर भी आईडी भी है, नेम भी है, ईमेल भी है। मैं सारी चीज आपको यूआई पे शो नहीं करवा रहा। लेट सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ नेम, सारे आइटम्स का नेम शो करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा आइटम डॉट नेम। इससे क्या होगा, मेरे डेटा के अंदर जितने भी नेम्स होंगे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लूंगा, इसको पूरा हम Ctrl+C कर लेंगे। यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट करूंगा। इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम 20 कर देते हैं। Ctrl+S से सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे आपको दिख चुका है। अभी आपको एक वार्निंग देता है, आपको पता है कि जब भी आप मैप फंक्शन यूज करते हो तो आपको एक यूनिक की प्रॉप पास करवाना पड़ता है रिएक्ट नेटिव को, ताकि वो क्या कर सके, बिल्कुल सही से आइट्रेट कर सके। तो इसके लिए एक तरीका क्या है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पे आके एक पैरामीटर ले लो आई के नाम से या किसी भी नाम से, यहाँ पे आके की प्रॉप का यूज करो और इसके अंदर पास करवा दो आई। Ctrl+S से सेव करूंगा, स्टिल वो वार्निंग चली जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है कि भाई आपके डेटा के अंदर भी क्या दिया भाई, एक यूनिक आइडेंटिटी दी हुई है हर डेटा को। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो आई का यूज कर लो, या सिंपल यहाँ पे आके लिख दो आइटम डॉट ID। तो इससे भी क्या होगा, वो आपके पास जो वार्निंग आ रही थी वो आपके पास नहीं आएगी। तो आप चाहो तो आई का यूज कर लो, और चाहो तो आइटम डॉट ID यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये थी हमारी वीडियो, जिसमें हमने क्या देखा है कि किस तरीके से हम अपने API से डेटा को फेच कर सकते हैं, अपने UI पे शो करवा सकते हैं। एक्सियोस में भी डिफरेंस देख लिया कि यार कितना कम काम करना पड़ रहा है, बहुत इजीली यहाँ पे काम हो रहा है। फेच API मेथड का भी मैंने आपको यहाँ पे तरीका बता दिया, ठीक है। ये जो नेटवर्क एरर आता है उसको भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया कि 10.0.2.2 ये आई पे आप डाल दोगे तो आपका वो जो नेटवर्क एरर आता है वो भी नहीं आएगा। आने वाली वीडियोस में हम API से डेटा को फेच करके किस तरीके से लिस्ट में शो करवा सकते हैं, कैसे अपने डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।